नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी तोहमत। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए तोहमत। दुनिया जहान की बातें एक दूसरे से अलग मन न लेक्चर में लगता न लाइब्रेरी में। पढ़ाई का वक्त तब शुरू होता जब घर में सब सो चुके होते। बाकायदा चाय बनाकर थर्मस में रख ली जाती और एक एक कर पुस्तकों का प्रतिद्वंदियों की तरह सफाया किया जाता। सोने से पहले सुधा झांक कर देखती, अगर आशा के कमरे की बत्ती बंद होती तो वह भी बत्ती गोल कर सो जाती, वरना तब तक पढ़ती जब तक साथ वाले मकान में आशा के कमरे की बत्ती बंद न होती। एक बार इसी चक्कर में सुधा सारी रात पढ़ती रही। सुबह उनींदी आंखों से कॉलेज आई और आशा पर बरस पड़ी। तेरी वजह से मुझे सारी रात पढ़ना पड़ा। तूने बत्ती बंद क्यों नहीं की? अरे पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी। मैं तो सवेरे उठी हूं। बत्ती बंद करने का होश किसे था? शाम को दोनों घूमने निकलती, टहलती टहलती खूब दूर निकल जाती। आपस की दोस्ती इतनी घनी कि किसी तीसरे का साथ बर्दाश्त न होता, अपने भाई बहनों का भी नहीं। साथ साथ गप करते, साहित्य पढ़ते, कविता लिखते, ड्रामे में भाग लेते, डिबेट में बोलते, वे अभिन्न होती गई थी। कॉलेज के प्रोफेसरों की सराहना व छात्र छात्राओं की ईर्ष्या ने उन्हें एक दल का सा संगठन दे डाला। जब प्रोफेसर कहते इन दो के आगे लड़के भी भागे, तो आशा सुधा गर्व से फूल जाती। परोक्ष रूप से आत्मनिर्भरता सीखने का लड़कियों का यह पहला पाठ था। इतने वर्ष पढ़ाई में लगातार प्रथम श्रेणी लाते लाते उन्हें यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि लड़कियों को यूं ही दुर्बल, नाजुक और सामान्य कहा जाता है। जब ये लड़कों को इम्तिहान में पछाड़ सकती हैं, डिबेट में पछाड़ सकती हैं, ड्रामे में पछाड़ सकती हैं, तो क्या जिंदगी के मंच पर नहीं पछाड़ सकती? स्पर्धा एक नशे की तरह उन दोनों पर हावी थी। जब वे दोनों साथ होती, कॉलेज के लड़कों की प्रायः हिम्मत न होती कि उन पर आवाज कसें या ठिठोली करें। नहीं तो यह आम बात थी कि छुट्टी की घंटी पर जब लड़कियां घर जाने को फाटक से बाहर निकलती तो आशिक लड़कों का एक बड़ा झुंड दूर तक उनका पीछा करता। लड़कियां पसीना पसीना होती, बचती बचाती किसी तरह घर तक पहुंचती। यह आग का दरिया रोज पार करना पड़ता। पार करते करते कई लड़कियों को आग अच्छी लगने लगती और वे आंख लड़ाकर बदनाम हो जाती। विजयी लड़कों का परिश्रम सार्थक हो जाता, कलेजा दूना। फिलहाल आशा सुधा ने तय किया कि एमए के बाद ना तो उन्हें शादी करनी है ना घर बैठना है। वे आईएएस की तैयारी करेंगी और साथ ही साथ रिसर्च। उनकी महत्वाकांक्षाएं सपनों का रूप लिए जा रही थीं। उनके बेहतरीन क्षण वही होते जब वे इन सपनों में मशगूल होती। इन सपनों का अन्वेषण स्वयं उन्होंने किया था अपनी शिक्षा के बूते, अतः इन पर उन्हें नाज था। इन सपनों में घर परिवार का कोई योगदान नहीं था। घर परिवार की तरह नागवार था। वहां सुरक्षा के सिवा और कोई सुकून नहीं था। आशा के माता पिता जब उसकी सरगर्मियां देखते तो यही सोचकर तसल्ली कर लेते, अच्छा है जवान लड़की पढ़ाई लिखाई में लगी है, नहीं तो ठाली बैठी लड़की शैतान की खाला। जब आशा कहती कि उसे पढ़ लिख कर यह करना है वह करना है, पिता बड़े धैर्य से सुन लेते और उसकी मां से कहते, सभी लड़कियां शादी के पहले बड़ी ऊंची हाँकती हैं, सुधा भी तो ऐसे ही बेपर की उड़ाती है, शादी होते ही सब ठिकाने बैठ जाती हैं। हर बार की तरह इस बार भी कॉलेज में सत्र समाप्त था, लेकिन परीक्षा की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब था गर्मी भर पढ़ो और शहर में सड़ो। इम्तिहान किसी भी वक्त हो सकते थे। आशा और सुधा ने अपनी छुट्टियों का टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाया कि वे दोपहर में 2 घंटे तब पढ़ें जब घर के सभी लोग ऊँघते पड़े हों और 3 घंटे रात को।
रात की पढ़ाई के नियम पर कड़ाई से पालन होना आजकल मुश्किल था, क्योंकि अक्सर जैसे ही वे पढ़ने बैठती, बिजली गोल, कई कई घंटे बिजली आने का नाम न लेती। इसलिए दोपहर को पढ़ाई करना निहायत जरूरी था। इसी पढ़ाई के कारण शाम को घूमने जाने की मोहलत मिल जाती। उस दिन बातें करते करते वे न जाने कितनी दूर निकल गईं। ममफोर्डगंज से चलते चलते कैंटोनमेंट क्षेत्र आ जाता था। वहां की सड़कें इतनी साफ थीं कि चलने का मजा ही कुछ और था। न धोती की पटली उठाने का झंझट, न दुपट्टा घिसट कर गंदा हो जाने का डर। आशा सुधा को भय तो वैसे भी कभी न था, फिर जब साथ हो तो बिल्कुल ही नहीं। जाते हुए एक रिक्शे को देखकर आशा ने कहा, यह देख सुधी, यह मूर्खा कितनी भारी साड़ी पहने तीखा मेकअप किए चली जा रही है। सच, मोटी औरतें इसलिए और भी ज्यादा मोटी लगती हैं, क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता। अब इसे इतने मोटे प्रिंट की ऑर्गेंजा पहनने की क्या सूझी, और गहने भी कितने। लगता है यह अखबार नहीं पढ़ती। ऐसी औरतों को देखकर तो मेरी भी इच्छा चेन स्नैचिंग की होती है। सब नकली होगा? नहीं यार, सब असली है। असली की चमक ही कुछ और होती है। आज यह सकुशल घर नहीं पहुंच सकती। इसके पति को चाहिए इसके साथ साथ दुनाली बंदूक और कारतूस से लैस सिपाही भी भेजें। सुधा हंस पड़ी। अब से शादी में लड़के वाले न सिर्फ स्कूटर और टीवी, वरन बंदूक और दरबान की भी मांग करेंगे। और मिट्टी का तेल, वह क्यों? बहू को जलाने के लिए। तुम्हारी तरफ तो सुनते हैं रोज एक दुष्कांड होता है, संभल कर रहना। शादी के बाद सबसे पहले घर से स्टोव और मिट्टी का तेल निकाल बाहर करना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी तरफ यह सब नहीं होता। होता क्यों नहीं, पर इस प्रकार नहीं जैसे तुम्हारी तरफ। तुम्हारे पंजाब में तो बहुओं को एक ही बार में जलाकर खाक कर डालते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की बनिया बिरादरी में तो बहुओं को बाकायदा धीरे धीरे तिल तिल कर जलाया जाता है। सारी उम्र सुलगो, न बुझो न भपको। कैंटोनमेंट क्षेत्र भी पीछे छूट गया। आगे इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके आगे शिवकुटी। आशा बोली, लो इतनी दूर निकल आए, अब वापस भी लौटना है कि नहीं? अब तो शंकर घाट पर 2 घड़ी बैठकर मुड़ेंगे। झुटपुटा होने लगा था। सड़क पर बत्ती का अभाव था। पास ही गंगा का पुल धड़धड़ा रहा था। 7:35 की गाड़ी गुजर रही थी। कहीं पीपल, कहीं बरगद के पेड़ पर पंछियों की इस कदर चहचहाहट थी जैसे उनकी क्लास टीचर आज ना आई हो और शोर मचाने की पूरी आजादी हो। नारायण आश्रम में आरती का घंटा टनटनाया और पेड़ों पर से झुंड के झुंड पंछी उड़े। उनकी घर की छुट्टी हो गई थी। शंकर घाट को जाने वाली कच्ची सड़क सुनसान थी। आशा आगे नहीं जाना चाहती थी। एक तो उसे थकान आ रही थी, दूसरे माँ के बारे में चिंता हो रही थी। चिंता होते ही माँ रोने लगती थी और फिर रात रात रोती रहती। तब सारा काम आशा को करना पड़ता, साथ ही माँ को बच्चों की तरह समझाना पड़ता। लेकिन सुधा ने ठान लिया था कि घाट तक जरूर जाएंगे। दरअसल कई बार गंगा का पानी अविस्मरणीय दृश्य बिंब छोड़ जाता था। घाट पर पीपल का एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें पानी में डूबी थीं और टहनियां घाट पर शामियाना सा छा देती थीं। कई बार जब पानी घाट की पक्की मुडेर से टकराता तो पानी के छींटे न केवल पत्तों को वरन आसपास खड़े लोगों को भी भिगो देते। जगह जगह लताओं के झुरमुट थे, अनाम लताएं जो पेड़ों से लिपट लिपट कर अपने अबला होने का प्रमाण प्रतिदिन देती। कई लताएं और वृक्ष मिलजुल कर एक हरी गुफा का रूप लिए हुए थे। 2-4 उपेक्षित से मंदिर थे जिन्हें बनाने वाले भी उनके अस्तित्व से निरपेक्ष हो चुके थे। एक और पुल सुधार का काम करने वाले कर्मचारियों के तंबू लगे हुए थे और उनका लोहे का भारी सामान पड़ा था। अल्प वस्त्रों में लिपटी एक स्त्री कलसा भरकर अभी अभी गई थी। उस स्थल पर कुछ पल पानी पगलाया था, अब शांत था। सांझ की अंतिम आभा में दूर पानी का विस्तार ऐसे चमक रहा था मानो उस पर किसी ने पन्नी चिपका दी हो। पास का जल अंधियारा था, रहस्य से भरा। यहां बैठ, तुझे कविता लिखनी है तो लिख, मैं तो चली। आशा ने सुधा को झचकोरा।
रुक तो, देर तो हो ही गई है। माँ 5 नहीं तो 10 मिनट डांट लेंगी, यही ना। पर यह नजारा फिर नहीं मिलेगा। कहाँ घर में हर घड़ी की चकचक और कहाँ यह तापस वाला गंगा। आशा ने मुंह बनाया। मुझे तो यह इस वक्त प्रथुला प्रौढ़ा नायिका सी लग रही है, दुष्टता, दुराव और दुराग्रह से भरी। तेरा मूड बिगड़ा हुआ है, तू जा। यहां तक घसीट लाई, अब कह रही है जा। और तू यहां क्या धूनी रमाएगी? सन्नाटा और अंधेरा एक साजिश लग रहे थे। पत्तों का हरापन क्या ढका, उनका खड़खड़ाना भी रुक गया, मानो प्रकृति का यह जीरो आवर हो। आशा और सुधा वहां से चलने ही वाली थी कि दूर, बहुत दूर कुछ सुलगा। पहले लपट सी दिखी, फिर लाल और नारंगी अग्निपुंज। जगह बहुत दूर नहीं लग रही थी। सुधा चल पड़ी, बस उस आग के कगार से वापस घर, वहीं से घर की ओर जाने वाली पक्की सड़क पकड़ लेंगे। वहां तो शमशान पड़ता है, कोई चिता सुलग रही होगी। मैं नहीं जाती। चिता नहीं है, शमशान तो बीच अंधेरे तक खत्म हो जाता है। यह तो अंगीठी लग रही है। आशा बेमन से पीछे पीछे चल दी। झाड़ झाड़ी लांघती, मेढकों से बचती टकराती वे काफी दूर निकल आईं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, अंगारे कुछ और खिसक जाते। अब आशा को भी जिज्ञासा होने लगी थी। उसे यह भी तसल्ली थी कि बढ़ वे घर की दिशा में रहे हैं। साहित्यकार संसद की उपेक्षित इमारत को पार कर वे रसूलाबाद घाट तक आ गईं, लेकिन आग का मुकाम नहीं मिला। रेत पर पंडों के तख्त निष्प्रयोजन से पड़े थे। सुबह के वक्त की सक्रियता का उन पर कोई चिन्ह बाकी न था। मल्लाहों के लड़के जाल घसीटकर घर की ओर जा रहे थे। चलते चलते वे एक बार फिर झाड़ झंखाड़ में पहुंच गईं। अंततः वह जगह आई जिसे झाड़ियों की बाढ़ से घेरा हुआ था। झाड़ियां काफी घनी थीं और कांटेदार। लड़कियों ने बाढ़ की दूसरी दिशा ढूंढनी चाहिए, पर सफल नहीं हुई। बाढ़ पीछे तक जाते जाते एक मकान के पक्के अहाते से जुड़ गई थी। पानी के किनारे की तरफ एक जगह बाढ़ कुछ कम घनी थी। उसी में से वे दोनों अंदर झांकने लगीं। अंधेरे में चिंगारी की दमक के सिवा कुछ नजर न आया। दुपट्टा बचाती हुई पहले सुधा अंदर दाखिल हुई, फिर आशा। अहाते को देखकर बस्ती का एहसास हुआ, लेकिन सन्नाटे को देखकर हट गया। चलते चलते वे कई बार लड़खड़ाईं। पगडंडी तक पहुंचना काफी कष्टकर रहा। घुमावदार पगडंडी पर चलते हुए उस लंबे चौड़े बाड़े का समूचा चक्कर ही लग गया। एक जगह जंग लगा लोहे का टूटा त्रिशूल रास्ते के बीचों बीच गड़ा था, जिसे कुछ इस तरह से मोड़ दिया गया था कि अनजाने में उधर से गुजरने वाले के सीधे सिर पर वार करे। जहां पगडंडी खत्म हुई, एक बड़ा सा फाटक आया। फाटक लोहे के तारों से जकड़ा हुआ था। अब कौतूहल की जगह आतंक ने ले ली थी। आशा सुधा लौटना चाहती थी, पर अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वे फाटक फलांग गईं। तभी अंगारों की चमक चलने फिरने लगी। उनकी भयभीत दृष्टि में केवल इतना समाया, जमीन पर दहकते अंगारों का ढेर, उसके करीब रखा नरमुंड, कुछ लकड़ियां और मिट्टी का एक पात्र। तभी भयानक मुखाकृति वाला एक साधु न जाने कहां से प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में चिलम, दूसरे में तमंचा था। नितांत निर्वस्त्र तांत्रिक सा लगने वाला वह साधु चरम चिड़चिड़ाहट से उन्हें घूर रहा था, मानो दृष्टि ही दृष्टि में उन्हें भस्म कर डालेगा। क्रुद्ध कड़कती आवाज में वह गरजा, कौन हो तुम? यहां क्यों आई? आतंक से लड़कियों की जुबान जड़ हो गई। क्रोध से कांपता हुआ साधु उनकी ओर बढ़ा। लड़कियों ने उसकी लाल लाल आंखें देखी और देखी उसकी निर्वस्त्रता। उसके बदन पर लंगोट तक नहीं था। आतंक से चीख कर वे भागी। लंबा तगड़ा दाढ़ी वाला साधु दांत किटकिटाते हुए उनके पीछे भागा। ठहर जाओ दुष्टाओं, मैं अभी तुम्हें दंडित करता हूं। गोपाल स्वामी, ये कन्याएं अंदर कैसे आईं? फिर पीछे भागना छोड़ वह जोरों से चिल्लाया, प्राणों की चिंता है तो भाग जाओ दुष्टाओं। खबरदार, कभी इस क्षेत्र में फिर प्रवेश किया। गिरती पड़ती आशा सुधा भागती गईं। उन्हें पूरा होश भी नहीं। उन्होंने कैसे बंद फाटक फलांगा, कांटों वाली झाड़ियां पार की,
हड्डियों की ढेरियों से टकराती लड़खड़ाती कैसे मुख्य सड़क तक पहुंची। दोनों को एक दूसरे के कलेजे की धड़धड़ाहट तक साफ सुनाई दे रही थी। पसीने से सराबोर चेहरा, बाहें खरोंचों से भरी थी। आशा का दुपट्टा कांटों से उलझकर तार तार हो गया था। सुधा के गले में दुपट्टा ही न था, बदहवासी में कहीं खिसक गया। कूदने फांदने में सलवारों की सीवन भी जगह जगह से उधड़ गई। झाड़ झंखाड़ की तरह ही बिखरे बाल, कुचले हाल, लगभग भागते भागते उन्होंने घर की राह पकड़ी। कटरा बाजार इस वक्त भी रोशन था। लोगों ने कौतुक से उनके परेशान चेहरे देखे, लेकिन लड़कियों को दाएं बाएं का इल्म न था। वे एक सांस में घर की गली तक पहुंच गईं। कुंडी खटखटाने से पहले उन्होंने हांफते हुए संयत होने की नाकामयाब कोशिश की। दरवाजा तुरंत खुल गया। 7 बजे शाम तक तो आशा, सुधा के घर वालों ने लड़कियों की खास चिंता नहीं की। 6 बजे तक पढ़ाई करने के बाद तो वे निकली थीं। रोज ही घंटे भर में लौट आती थीं। लेकिन 8 बजने को हुए तो आशा के छोटे भाई को सुधा के घर भेजा गया। पता चला दोनों ही नहीं लौटी हैं। कुछ देर और इंतजार किया गया, जिसके अंतर्गत दोनों घरों की माताओं ने लड़कियों की निर्द्वंदता पर खिन्न होकर एक दूसरे पर दोषारोपण किया। आकाशवाणी से समाचार खत्म होते होते चिंता खीज में बदल गई। माना कि बड़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर हैं तो लड़कियां। ऐसा भी क्या घूमना, न दिन देखती हैं न रात, बस मुंह उठाया और चल दी। आशा के माता पिता वैसे भी चाहते थे कि आशा अब संभल कर बाहर निकला करे। उसके रिश्ते के लिए बात चल रही थी। एक बार दोनों परिवारों में प्रारंभिक मुलाकात हो चुकी थी। प्रस्तावित लड़का दिल्ली में अच्छे ओहदे पर काम करता था और उसकी फोटो देखकर आशा ने वैसे मुंह नहीं बिचकाया था जैसे कि वह प्रायः लड़कों के जिक्र पर बिचकाया करती थी। आजकल लेन देन तय हो रहा था। इस पृष्ठभूमि पर आशा के माता पिता का दृष्टिकोण सुधा के माता पिता के प्रति आलोचनात्मक था कि वे सुधा को एकदम आजाद किए हुए हैं। न शादी की चिंता, न सगाई की फिक्र। उनके हाय तौबा मचाने पर सुधा का भाई साइकिल पर विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की ओर चला गया कि शायद वे वहां मिले। फटे हाल, बिखरे बाल और पसीने से नहाए चेहरे लिए जब लड़कियां आशा के घर में दाखिल हुई तो उन्हें देखकर सबसे पहले आशा की मां ने चीख मारी, हाय हाय, यह तुझे क्या हो गया। मां की चीख के साथ साथ सारा परिवार इकट्ठा हो गया। ऊपरी मंजिल के किराएदार भी छज्जे से झांकने के बाद इधर उधर दुबक कर दिलचस्पी लेने लगे। सुधा ने हांफते हुए कहा, कुछ नहीं चाची जी, हम जरा ज्यादा दूर निकल गई थी बातों बातों में। अपने घर परिवार की गंध पाकर घबराई हुई आशा की रुलाई फूट पड़ी। यह क्या हालत बनाई है, दुपट्टे की दशा देखो, इतनी बड़ी हो गई, कपड़े संभालने तक का शऊर नहीं। अम्मा, उस आदमी को देखते ही हम इस कदर डरकर भागे कि अपनी सुध-बुध ही भूल गईं। कौन आदमी? इस बार आशा के पिता गरजे। बता कौन आदमी, बता कहां से आ रही है। फिर स्वयं ही लज्जित होकर पिता परे हो गए, लेकिन जल्दी ही वे दूने क्रोध में वापस आए और प्रचंड स्वर में चीखे, मानो दूसरे कमरे में अभी अभी उन्होंने अपने गले में बैटरी का नया सेल डाला हो। बता कहां गई थी? तुझे कितनी बार मना किया है, जान अनजान जगहों में न जाया कर। उन लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। रख दी इज्जत धूल में मिलाकर। सुधा डर, आतंक और आक्रोश से कांपने लगी। चाचा जी, आपकी इज्जत कोई धूल में नहीं मिली है, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तुम चुप रहो, तुम्ही ने इसे चौपट किया है। आशा की मां गरजी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पर अम्मा, कुछ हुआ भी तो हो, तुम क्यों है तौबा मचा रही हो? आशा ने रुआंसे होकर कहा। अब और क्या होने को बाकी बचा है? हमारा मुंह काला करा दिया, अपना मुंह काला करा लिया। जन्मी थी औलाद। यहां की लानत मलानत से बौखलाकर सुधा अपने घर चल दी। उसके घर पर सभी मुंह बनाए बैठे थे। इसी सुधा की खातिर उन्हें आज आशा की मां से बहुत कुछ सुनना पड़ा था। सुधा की मां एकदम बिफरी हुई थी। आ गई बाप की लाडली, बहुत जानो जो घर आने की सुध आई। अम्मा, तुम किसी की परेशानी समझने की कोशिश किया करो। क्या परेशानी, जरा मैं भी तो सुनूं।
भैया चीखा, कहाँ गई थी तुम लोग? मैं लाइब्रेरी तक होकर आया, सारा बाजार छान मारा। यह घर से बाहर रहने का टाइम है? सारे कपड़ों का सत्यानाश कर मारा। दुपट्टा कहाँ फेंकाई? तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं अम्मा, हम जरा कांटों में गिर पड़ी थी। गिरने से तो कपड़े ऐसे नहीं फटते, मां ने मुंह बनाया। सुधा की सहन शक्ति समाप्त हो गई। वह किचकिचा पड़ी। तो कैसे फटते हैं? मैं भी तो सुनूं, बताओ कैसे फटते हैं? निर्लज्ज कहीं की, बेहया। मां सिर पर हाथ मार मार कर रोने लगी। यह लड़की मेरी जान लेकर जाएगी, इससे तो पैदा होते ही मर जाती। आज यह थोक्का फजीहत तो ना होती। बाप पीले मुंह से कभी अपनी बेटी को देख रहा था, कभी बीवी को। उसकी संज्ञा पूरी तरह उसके वश में न थी। बहुत नाज था उन्हें अपनी इस बिटिया पर। हमेशा बेटा माना था। आज उन्हें लग रहा था वे लुट गए हैं। सुधा ने सारी घटना बताने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ उसके सामने 3 बहरे बैठे हैं। वे ठूंठ बने उसे घूर रहे थे। रात भर आशा और सुधा अपमान से छटपटाती रहीं। दोनों को सख्त ताकीद कर दी गई कि एक दूसरे से बात की तो अच्छा ना होगा। सुधा के बाप ने हारे हुए सिपाही की तरह कंधे झुकाकर सुधा से अस्फुट स्वर में कहा, जो हो गया हो गया, अब तुम एमए छोड़कर एलटी कर लो, कहीं टीचर बन ही जाओगी। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ बाबूजी, आप समझते क्यों नहीं? ना मैं एमए छोड़ूंगी ना एलटी करूंगी, इसे किसी ने चुड़ैल चढ़ा दी है, भैया ने कहा और अपने बिस्तर पर चले गए। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। मां घुटनों में सिर दिए सारी रात रोती अपनी कोख को कोसती रही। सुबह पिता ने ऐलान कर दिया कि आज से सुधा का कॉलेज जाना बंद। हिमाकत से भरी सुधा जबरदस्ती तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। क्लास में उसने देखा आशा पहले से पहुंची हुई है और पिछली बेंच पर बैठी है। उसकी आंखें बेहद सूजी हुई थी। बिना कुछ कहे सुधा उसके पास बैठ गई। सुधा ने लेक्चर में मन लगाने का प्रयत्न किया, पर उसने पाया क्लास में कोई शरारत चल रही है। उसने आसपास देखा। बगल में बैठे एक लड़के ने उसे बड़ी दिलेरी से आंख मारी। अचकचाकर सुधा ने नजर हटा ली। दोनों लड़कियों ने पाया कई लड़के उनकी ओर भद्दे इशारे कर रहे थे। आशा ने सहायता के लिए प्रोफेसर की ओर देखा। उसे लगा सहायता करने के बजाय प्रोफेसर उन दोनों को बड़े रसिक अंदाज से देख रहा है। आंधी में किवाड़ भड़बड़ाते हैं, कुछ ऐसे सुधा का मन भड़बड़ाया। वह लपक कर उठी और पास में बैठे एक सक्रिय लड़के को उसने तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए। गुलगपाड़ा मच गया। लड़के लड़कों की मदद को भागे और लड़कियां बाहर। सुधा की मदद करते हुए आशा ने देखा प्रोफेसर अपना रजिस्टर संभाल बिल्ले की तरह दबे पांव क्लास से जा रहा था। लड़कियों की अतिरिक्त उत्तेजना, आक्रोश और आक्रामकता देख लड़के सकपका गए। वे खिसक लिए। लड़कियों के चेहरे तमतमा रहे थे। वे अभी भी हाँफ रही थीं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।